आज जो है एक्सरसाइज 6.2 का अंतिम क्वेश्चन संख्या 6 आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं। हमको पूर्ण उम्मीद है कि जहां तक क्वेश्चन आप लोगों को हम बता दिए हैं, आप लोग निश्चित तौर पर उसका रिवीजन करते होंगे, उसका फेयर किए होंगे। और हो सकता है ऐसा कि अगले सप्ताह में या इसी संडे को हम आए और आप लोगों की कॉपी फेयर की देखें, घर घर घूमेंगे, ऐसा उम्मीद है। इसलिए आप लोग अपनी अपनी फेयर करके तैयार रखेंगे और जो मैथ बन जाता है उसका रिवीजन करते रहेंगे। और इसके आधार पर जो अतिरिक्त प्रश्न हम भेजे हैं उसमें से जहां तक बन जाए बनाना है, और जो नहीं बनता है उसको चिन्ह लगाकर रखे रहना है। जब कोचिंग खुलेगा तो फिर उस पर विचार किया जाएगा। अब चलिए ये जो अंतिम क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। आकृति में PQ और RS दो दर्पण है। यही देखिए PQ एक दर्पण है। कैसा दर्पण है यह? तो समतल दर्पण है, क्योंकि इसका परावर्तक सतह नीचे की ओर है और वह समतल है, बराबर है, इसलिए PQ एक समतल दर्पण है। और दूसरा RS जो है एक समतल दर्पण है, इसका भी परावर्तक सतह समतल है, बराबर है, जो ऊपर की ओर है। यानी PQ दर्पण और RS दर्पण का परावर्तक सतह एक दूसरे के समानांतर भी है और एक दूसरे के आमने सामने है परावर्तक सतह। अब देखिए जो एक दूसरे के समानांतर रखे गए, एक आपतित किरण AB, या देखिए AB एक आपतित किरण है, दर्पण PQ से B पर टकराती है। यह AB किरण जो है इस PQ दर्पण से B बिंदु पर टकराती है और फिर यह परावर्तित होकर के BC पथ पर चलती है और फिर RS के C बिंदु से यह BC किरण टकरा करके फिर CD पथ से परावर्तित हो जाती है। अब देखिए BC पर चलकर दर्पण RS से C पर टकराती है तथा पुनः CD के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। तो सिद्ध करना है कि AB समानांतर CD है, यानी AB जो आपतित किरण है यह परावर्तित किरण CD के समानांतर है। यह हमें सिद्ध कर देना है, समानांतर है। आप जो है प्रकाश के परावर्तन में पढ़े। प्रकाश के परावर्तन आपको 8वां क्लास में मिला होगा, साइंस में भौतिकी पाठ पढ़ाए होंगे, तो उसमें बताए होंगे आपतित किरण और परावर्तित किरण क्या होते हैं। ए आपतित किरण है और ए परावर्तित किरण है। किसी समतल दर्पण के परावर्तक सतह पर जब आपतित किरण पड़ती है तो वह परावर्तित होते समय एक निश्चित नियम का पालन करती है। ए जो है आपतन बिंदु हो जाएगा B, इस पर एक अभिलंब हम खींचेंगे ऐसे। उसी तरह से BC जो है RS दर्पण के लिए आपतित किरण होगा और C बिंदु आपतन बिंदु होगा और CD परावर्तित किरण होगा। तो यहां बिंदु C पर, आपतन बिंदु C पर एक अभिलंब खींचेंगे, ऐसे अभिलंब हो सकता है। अब देखिए परावर्तन के निश्चित एक नियम से यह आपतन कोण होगा और यह परावर्तन कोण होगा। फिर बिंदु C के लिए यह आपतन कोण होगा और यह परावर्तन कोण होगा। आप पढ़े होंगे परावर्तन के नियम में कि एक प्रकाश की किरण अगर समतल दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तित होती है और आपतन बिंदु पर जब अभिलंब डालते हैं तो आपतन कोण जो है सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसलिए यह आपतन कोण इस परावर्तन कोण के बराबर होगा। उसी तरह से C बिंदु पर हम अभिलंब खींचे हैं तो यह आपतन कोण बन रहा है और यह परावर्तन कोण बन रहा है। ये आपतन कोण इस परावर्तन कोण के बराबर होगा। अब चलिए इसको हम हल करते हैं।
हल लिखेंगे। क्या क्या दिया है उसको पहले लिखना चाहिए। दिया है, यह चीज हमें क्वेश्चन से ही मिलेगा। देखेंगे PQ और RS दो दर्पण है जो एक दूसरे के समानांतर रखे गए हैं, यानी यह PQ जो दर्पण है वह RS दर्पण के समानांतर है। यह दिया हुआ है PQ समानांतर RS। और क्या दिया हुआ है, एक आपतित किरण AB दर्पण PQ से B पर टकराती है और परावर्तित किरण BC पर चलकर दर्पण RS से C पर टकराती है, पुनः CD के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। खैर ये तो आकृति में दी गई है तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं। अब देखिए इसमें हम रचना करेंगे। रचना में देखिए इस अविलंब का हम कुछ नाम रखेंगे। MN रख दीजिए, MN। और इस लंब का भी कुछ नाम रखिए। इसका नाम क्या रखिएगा, कुछ भी रख सकते हैं। FG रखिए, FG। यहां लिखिए MN लंब PQ के C बिंदु पर, PQ के C बिंदु पर तथा FG लंब RS के C बिंदु पर खींचा। अब देखिए यह B क्या है, आपतन बिंदु है। इस पर हम लंब MN खींचे हैं तो यह अविलंब हो जाएगा, यानी B बिंदु आपतन बिंदु B पर यह खींचा गया, अविलंब हो जाएगा। उसी तरह से यह C बिंदु क्या है, तो यह भी एक आपतन बिंदु है और इस पर लंब हम डाले हैं FG, तो यह एक अविलंब होगा जो अविलंब के साथ यह आपतन का कोण बनाएगा और यह परावर्तन का कोण बनाएगा। अब देखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या हमें सिद्ध करना है उसको देखेंगे। AB समानांतर CD, AB समानांतर CD। अब हम प्रमाण में आएंगे। परावर्तन के नियम से प्रकाश के परावर्तन के नियम से यह कोण जो है इस कोण के बराबर होगा, यानी कोण ABN बराबर होगा कोण NBC, कोण NBC, या कोण NBC का दो गुणा NBC यानी इस परावर्तन कोण का दुगुना बराबर होगा इस टोटल कोण के, यानी ABC के, कोण ABC के। इसमें हम लोगों को कहीं दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार यह कोण जो है इस कोण के बराबर होगा परावर्तन के नियम से, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं कोण BCF बराबर कोण FCD, कोण FCD। अब देखिए इसका दुगुना यानी इस कोण का दुगुना तब इस पूरे कोण के बराबर होगा, या 2 गुणे BCF बराबर होगा BCD, कोण BCD। अब चलिए हम देखते हैं, चूंकि NB
लंब PQ तथा FC लंब किस पर है? RS पर। FC लंब RS है, RS है, साथ ही या PQ समानांतर है RS, साथ ही PQ समानांतर RS है, इसलिए BN और FC समानांतर होगा। BN समानांतर FC होगा। अब देखिए एक चीज, BN जो है FC के समानांतर है और तिर्यक रेखा BC इन्हें काटती है, उसी को आप उल्लेख करेंगे यहाँ। चूंकि BN समानांतर FC तथा तिर्यक रेखा कौन? BC इन्हें काटती है, BC इन्हें काटती है, BC इन्हें काटती है, इसलिए यह जो कोण है अंतः एकांतर कोणों का युग्म है, इसलिए यह कोण इस कोण के बराबर होगा। इसलिए कोण NBC बराबर होगा कोण BCF के, कोण BCF के। इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। अब इसमें दोनों तरफ 2 से गुना करेंगे, दोनों तरफ 2 से गुणा करने पर, अब 2 से इसको हम गुणा करेंगे तो 2 गुणा कोण NBC हो जाएगा, और 2 से इधर गुणा करेंगे तो 2 गुणा कोण BCF हो जाएगा। इसमें से कहीं दिक्कत नहीं है। अब चलिए जरा हम देखें इधर, 2 गुणे कोण NBC कितना के बराबर है? तो कोण ABC के बराबर है, इसलिए इसके बदले में हम कोण ABC लिख सकते हैं, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। और 2 गुणे BCF, देखिए 2 गुणे BCF यहां निकाले हैं जो कोण BCD के बराबर है, तो यह कोण BCD के हो जाएगा। अब जरा सोचिए, यह कोण ABC है, ये पूरा कोण, और यह कोण जो है BCD। इस तरह से ये दोनों कोण जो है एकांतर युग्म कोण बना रहे हैं, यानी 2 रेखाओं को एक तिर्यक रेखा इस प्रकार काटे कि एकांतर कोणों का युग्म बराबर हो तो रेखाएं समानांतर होती है। जैसे एक चीज बता दें, यहां पर हम देखिए ए भी ऐसे रेखा है और CD भी ऐसे रेखा है, और इस तरह से तिर्यक रेखा इन्हें काट रही है, तो यह और यह जो है एकांतर कोणों का युग्म बन रहा है। वहीं एकांतर कोणों का युग्म यह और यह है, और ये दोनों एकांतर कोणों का युग्म यहाँ बराबर हो रहा है लिखेंगे, परंतु ये एकांतर कोणों का युग्म है, एकांतर कोणों का युग्म है, और आप जानते हैं कि एकांतर कोणों का युग्म बराबर होता है तो रेखाएं समानांतर होती है, इसलिए ए भी समानांतर CD का होगा, इसलिए ए भी समानांतर CD सिद्ध हुआ। चलिए इसके बाद जो है 12.2 अभ्यास हम लोगों को पढ़ना है। जितना आप लोगों को हम पढ़ाई दे रहे हैं सब सिलेबस के अनुसार दे रहे हैं। अगर 12.2 हम पढ़ा देते हैं तो आपका जून तक का कोर्स समाप्त हो जाएगा, 9th क्लास, ध्यान रखेंगे। मैथ में आपका जून तक का कोर्स समाप्त हो जाएगा, तो हम चाह रहे हैं कि 12.2 समाप्त कर दें और उसके बाद आपको हम साइंस पढ़ाना शुरू करें, और इंग्लिश भी हम पढ़ाएंगे। साइंस एक पार्ट निकाल देंगे, उसके बाद इंग्लिश भी पढ़ाएंगे, इसलिए आपको ध्यान रखने की जरूरत है, घबराने की जरूरत नहीं है।
और ये 3 विषय जब हम खींच देंगे पहले, तो उसके बाद जो सब्जेक्ट आपका बचेगा, जब कोचिंग खुलेगा तो उन विषयों पर ज्यादा करके ध्यान दिया जाएगा। इसलिए आपका सिलेबस समय समाप्त हो जाएगा। आपको थोड़ी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपकी चिंता हमारी चिंता है। एक्सरसाइज 12.2 में हम देखेंगे। इस क्वेश्चन में आकृति स्वयं से बनाना होगा। एक पार्क चतुर्भुज ABCD आकार का है, यानी एक पार्क है वह चतुर्भुज के आकार का है जिसका नाम ABCD है, जिसमें कौन सी 90 डिग्री है। यानी एक ऐसा पार्क की कल्पना करेंगे जिसका नाम ABCD होगा और उसका C कोण जो है समकोण होगा, यानी 90 डिग्री का होगा। तो चलिए पहले हम ऐसे पार्क की कल्पना करते हैं। जैसे मान लीजिए यह एक पार्क है जिसका C कोण यह है और यह कोण 90 डिग्री का। अब देखिए C से निकलने वाली 2 भुजा कौन कौन हो सकता है, CB और CD। तो CB 12 और CD जो है 5 मीटर है, ये 5 मीटर हो जाएगा। मान लीजिए 5 मीटर है जो CD। AB और AD 8 मीटर है। AB और AD AB आपका मान लीजिए कि AB मान लीजिए क्या हुआ जो 9 मीटर है, और यह मान लीजिए कि AD है जो 8 मीटर। इस तरह का मान लीजिए कि ये एक पार्क है। ये हम कल्पना किए हैं, रचना नहीं की। ABCD एक पार्क हो गया जिसका कोण C 90 डिग्री का है, यहाँ दिया हुआ है। तो यह कोण C 90 का हो गया। AB 9 मीटर है तो AB देखिए 9 मीटर हम मान लिए हैं। BC 12 मीटर है तो BC यहाँ 12 मीटर हो गया। CD 5 मीटर तो CD 5 मीटर हो गया, और AD 8 मीटर है तो AD 8 मीटर मान लिया। अब इसमें क्या कर रहा है क्वेश्चन, इस पार्क का कितना क्षेत्रफल होगा, यानी इस पार्क का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो एक चीज जरा बताएं, इस पार्क को क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम एक जो है तरकीब अपनाएंगे, एक तरीका अपनाएंगे। क्या करेंगे, तो बिंदु D को बिंदु B से मिला देंगे। अब जरा देखिए, बिंदु B को मैंने बिंदु D से मिला दिया। अब यह BD विकर्ण बन गया, और यह BD विकर्ण इस पूरे चतुर्भुज को 2 भागों में बांट रही है। एक भाग यह हो गया और एक दूसरा भाग यह हो गया। अब जरा सोचो कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम निकाल देते हैं, और इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकाल देते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं, तो क्या इस चतुर्भुज के इस पार्क का क्षेत्रफल नहीं ज्ञात हो जाएगा। और त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए अभ्यास 12.1 में, एक्सरसाइज 12.1 में आपको बताए थे, उसमें जो है हीरो के सूत्र से भी क्षेत्रफल निकालने के लिए बतलाए थे। तो वहीं हीरो के सूत्र को अपना करके इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल देंगे और दोनों को जोड़ देंगे, तो इस पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम त्रिभुज DCB को हम देखते हैं। लिखेंगे हल त्रिभुज एरिया त्रिभुज DCB। इसका मतलब क्या हुआ कि त्रिभुज DCB का क्षेत्रफल, इसके लिए सूत्र हम 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब ले सकते हैं, क्योंकि यह एक समकोण त्रिभुज है। तो आधार के बदले हम 12 मीटर लिखेंगे
1/2 हो जाएगा, गुने 12 हो जाएगा। और शीर्ष लंब के बदले हम क्या लिखेंगे, ये शीर्ष लंब हो जाएगा जो 5 के बराबर हो जाएगा। इसको हम कटाएंगे, ये हो जाएगा 6×5 = 30 वर्ग मीटर। यानी त्रिभुज डीसीबी का क्षेत्रफल निकल गया। अब एक काम करेंगे, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है तो इसका लंब और आधार मालूम है हमें, तो क्या इससे हम कर्ण निकाल सकते हैं? और जब कर्ण निकल जाएगा तो इस त्रिभुज के 2 भुजा आपको दिया हुआ है, यह भुजा मालूम ही हो जाएगा। तब हीरो के सूत्र से हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो चलिए हम कर्ण निकालते हैं। कर्ण dv बराबर √, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो लंब के जगह पर हम 5 मीटर स्क्वायर लिखेंगे और आधार के जगह पर 12 मीटर स्क्वायर लिखेंगे। अब देखिए, इसको हम 2 बार गुना करेंगे, 25 वर्ग मीटर हो जाएगा। 12 को 2 बार गुना करेंगे, 144 वर्ग मीटर। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 169 वर्ग मीटर होगा। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 13 होगा। यानी एक कर्ण डीवी निकल गया जो कितना का हो गया, 13 मीटर का हो गया, 13 मीटर का। अब त्रिभुज डीबीए लेंगे चाहे एडीबी लेंगे। त्रिभुज एडीबी में इन तीनों भुजाओं की लंबाई को क्रमशः एबीसी मान लेंगे। माना कि ए बराबर 13, बी बराबर 9 मीटर तथा सी बराबर 8 मीटर है। अब चलिए अर्ध परिमाप एस निकालिएगा। ये सारी चीजें जो है इसके पहले वाले अभ्यास में बता चुके हैं। /2 हो जाएगा। अब ए के बदले हम क्या लिखेंगे, 13 मीटर। बी के बदले क्या लिखिएगा, 9 मीटर प्लस सी के बदले क्या लिखिएगा, 8 मीटर। बट्टा हो जाएगा 2, 13 9 22 8 30 मीटर हो जाएगा। बट्टा 2 घटाइएगा, ये 15 मीटर हो जाएगा। यानी एस निकल गया। अब हीरो के सूत्र से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। एरिया त्रिभुज एडीबी एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब देखिएगा, एस जहां जहां है उसके बदले में हम 15 लिखेंगे, ए के बदले में 13 लिखेंगे, बी के बदले में 9 हो जाएगा और सी के बदले में 8 हो जाएगा। चलिए देखते हैं, एस के बदले में 15 लिखेंगे, कोष्ट हो जाएगा। एस के बदले भी 15, माइनस का चिन्ह दे दीजिएगा। ए के बदले में 13 है, कोष्ट घेर दीजिएगा, फिर कोष्ट। एस के बदले 15, बी के बदले में क्या लिखिएगा, 9, फिर एस के बदले में 15 और सी के बदले में क्या लिखिएगा, 8 लिखिएगा। चलिए अब देखते हैं, 15 हो जाएगा गुना, इसको हम घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, इसको घटाएंगे 6 होगा, 7 हो जाएगा। अब देखिए तो इनका हम अभाज्य गुणनखंड द्वारा भी वर्गमूल निकाल सकते हैं या गुणा करके भी निकाल सकते हैं। 15 दूना 30 और 30 छक्के 180 और 180 में 7 से गुना कर दीजिए, 18 सत्ते 136, 7 8 56, 126 हो गया, 126, 18 सत्ते 126 और एक 0 उतर जाएगा, यानी 1260 हो जाएगा। इसका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं या यहीं पर इसका गुणनखंड कर दीजिए। 5 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुने 5, ये 2 उतर जाएगा, 6 का 2 गुने 3 हो जाएगा और 7 ज्यों का त्यों हो जाएगा। अब देखिए 2 ठो 3 है तो 1 ठो 3 निकाल लीजिए, 2 ठो 2 है तो इसमें से एक 2 ले लीजिए और 5 और 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये 35 हो जाएगा। यानी 3 दूना 6 √35 वर्ग मीटर हो गया।
अब हम क्या करेंगे, जब पूरे जो है पार्क का क्षेत्रफल निकालेंगे। अतः पार्क ABCD का क्षेत्रफल ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल और ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल हम जोड़ देंगे। तो जो त्रिभुज DC भी है उसका क्षेत्रफल तो यहां निकाले हैं 30 वर्ग मीटर है, तो इसको लिख दीजिए 30 वर्ग मीटर। और ये जो त्रिभुज है ADB इसका क्षेत्रफल हम यहां निकालें 6√35, यही जो है वर्ग मीटर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इस आधार पर इस अभ्यास में आगे आप बनाने की कोशिश करेंगे, नहीं बने तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप पहले से भी जानते हैं। इसका जितना क्वेश्चन है सब हम डेली सॉल्व करेंगे और आप जो है ऐसा करेंगे कि जो बन चुका है उसका रिवीजन जरूर करेंगे और आगे बनता है तो उसको बनाने की कोशिश करेंगे।